पेपर लीक के मामले तो बीते दिनों से लगातार चल ही रहे हैं। बहुत खबरें उससे जुड़ी आपने सुनी होंगी, लेकिन एक बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल एक डॉक्टर बनने के लिए साइंस बायोलॉजी सब्जेक्ट में 12वीं बोर्ड की परीक्षा पास करने के बाद नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। मेरिट और टॉप रैंकिंग के आधार पर मेडिकल कॉलेज काउंसलिंग में अलॉट होते हैं। लेकिन राजस्थान मेडिकल काउंसिल में बिना MBBS, इंटर्नशिप और बिना मेडिकल की पढ़ाई किए ही फर्जी तरीके से डॉक्टर बन रहे हैं। RMC यानी राजस्थान मेडिकल काउंसिल ने 12वीं पास को ही डॉक्टर बना दिया और इसमें गायनाकोलॉजिस्ट से लेकर सर्जन तक शामिल हैं। चौंकाने वाली बात यह भी है कि MBBS या MD की डिग्री तक देखी नहीं गई। आरोपी फर्जी डॉक्टर की NOC, मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन और जांच सभी में बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। मीडिया में खबर आने के बाद अब राजस्थान मेडिकल काउंसिल ने कार्रवाई की बात कही है। प्रदेश भर में ऐसे ही फर्जी 14 डॉक्टर्स को चिन्हित किया गया है, जो 12वीं पास करने के बाद सीधा डॉक्टर बनकर सरकारी अस्पतालों में सेवाएं दे रहे हैं और नहीं तो प्राइवेट क्लिनिक खोलकर अपना क्लिनिक चला रहे हैं। मेडिकल काउंसिल चेयरमैन के मुताबिक 2 डॉक्टर सरकारी अस्पतालों में पोस्टेड हैं। हमारे संवाददाता बाल वीरेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉक्टर राजेश शर्मा से इस पूरे घोटाले पर बातचीत की है। ये बातचीत आपको सुनवाते हैं और उसके बाद अपने कुछ खास मेहमानों के साथ इस पूरे बेहद ही संवेदनशील विषय पर चर्चा करेंगे। राजस्थान में मेडिकल काउंसिल के द्वारा फर्जी डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन को लेकर एक मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। हमारे साथ डॉक्टर राजेश हैं, उनसे भी मैं बात करूं। सर, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है उसके अंदर कई ऐसे बिंदु हैं, उनके जिक्र किया गया है और लगभग 98 के करीब है फर्जी डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन किया गया है। और उनकी अगर मैं एजुकेशन की क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो ना उन्होंने कोई डॉक्टर की MBBS किया हुआ है, ना ही कुछ और किया हुआ है। क्या कुछ कहेंगे? क्या पूरा मामला? नहीं, एक्चुअल में क्या होता है कि 12th पास करने के बाद में नीट एग्ज़ाम क्लियर करके MBBS करना होता है। और राजस्थान में क्या, राजस्थान के बाहर भी अदर स्टेट में भी जाके नीट क्लियर करके एडमिशन ले लेते हैं। 10 लाख रुपए की उन्होंने कहा था इस चीज़ के लिए। मैंने, मेरे पास तो पैसे नहीं, मैं तो आप दो इनके नाम, इनसे दिलवा दूँगा पैसे, बस मेरा यही था। तो मेरा तो सिर्फ एक दस्तावेज लेने का था उनसे करने के लिए और अपन कार्रवाई कर सकें। अब उन्होंने किस तरह से क्या छापा इस चीज़ के लिए, बाकी मैं किसी भी भ्रष्टाचार किसी में लिप्त नहीं हूँ। सब लोग मेरे को, जितने भी लोग मुझे जानते हैं, सिर्फ पहचानते हैं, उनको मालूम है इस चीज़ के लिए। लेकिन सर, जैसे देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो इस तरीके बाहर के स्टेट से ये इस तरीके की धांधली करके और फिर फर्जी सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, तो कितने आपने अभी जो चिन्हित किए हैं ऐसे जो डॉक्टर्स लगे हुए हैं, इसमें बताया ये भी जा रहा है कि कई डॉक्टर तो विदाउट कोई इंटर्नशिप किए हुए या MBBS किए बिना ही गायनों के डॉक्टर भी बन गए, कई अन्य डॉक्टर भी बन गए। नहीं, एक्चुअल में क्या है, जो बाहर काउंसिल में करा के आ जाते हैं और वहाँ से NOC लेके आते हैं। हम कहे उस काउंसिल ने उसको कर लिया है, उस काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो गया तो उसका उन्होंने चेक कर लिए हैं, उस भी आप पे हम रजिस्ट्रेशन हैं। अब हम काउंसिल्स को भी वेरीफाई कर रहे हैं। अंतिम सवाल है मेरा कि जिस तरीके से देखा जा रहा है, ये पूरा मामला आया है, सामने आया है, न्यूज़पेपर में भी छपा है, इसको लेके क्या आपका अगला स्टेप रहेगा? क्या आप लीगल तौर पे मतलब कोई एक्शन लेंगे या फिर आपके डिपार्टमेंट के द्वारा कोई इसको लेके कोई कार्रवाई की जाएगी? नहीं, देखो, जो गलती हुई है, जो गलत हुए हैं, जो भी कर्मचारियों ने किया है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। देखेंगे कहाँ गलती हुई है और हम अपने कार्यप्रणाली में और सुधारेंगे। अभी हमने अप्रैल से टोटली ऑनलाइन कर दिया, AI हम लेके आ रहे हैं, जिससे हम इजीली उसको अपन पहचान सकें, कर सकें, और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्या कुछ कार्रवाई होती है? क्या प्रावधान है सर? अभी एक्चुअल में क्या है, वहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कफोर्स ज़्यादा है, क्योंकि परमानेंट वर्क है नहीं इस चीज़ के लिए, तो उनका तो एक निलंबन ही होता है, इसके अलावा कुछ है नहीं। और इसके अलावा जिन्होंने किए उनके रजिस्टर निरस्त करके FIR लॉन्च कराई जाएगी और थाने में कंप्लेन की जाएगी इस चीज़ के लिए। सर, एक चीज़ और, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे थे कि उनके खिलाफ जो भी नियम होते हैं उनके साथ कार्रवाई की जाती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जैसे कई सालों से लोग इस तरीके से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो क्या उनसे आर्थिक तौर पे जो सरकार को नुकसान हुआ है वो भी वसूली की जाएगी या नहीं? अब वो देखो, एक्चुअल में वो सरकार के द्वारा लगे हुए हैं, RMC का हम रजिस्ट्रेशन देना होता है। अब वो उन्होंने गलत तरीके से डिग्रियां बना के रजिस्ट्रेशन करा के नौकरियां पाई हैं। पूर्व में भी 10-10 साल पुराने हमने चिन्हित किए थे, मेरे द्वारा ही किए गए हैं। 2 को हमने किया था सस्पेंड, इसके अंदर वो सर्विस में, उनको सर्विस से निकाल दिया गया है। अब वो लीगल मैटर है, सरकार वो देख रही है, हमने वहाँ उनको भेज दिया गया सारा। तो अभी सर कितने लोगों को आपने चिन्हित किया है? क्योंकि 98 का बताया जा रहा है। अभी हमारे करीब 11-12 लोग और 14 लोगों को हमने कर लिया इस चीज़ के लिए। धीरे धीरे जो भी निकलता है पूरा। नहीं, ये ऑल ओवर राजस्थान में कहीं पे भी है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अभी इन जो फर्जी डॉक्टर पाए गए हैं,
इनको लेके तो आप कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में ऐसी चीज़ ना हो, इसको लेके क्या मतलब आपने ऐसी नीति अपनाई है कि जिससे क्या है कि आपने अभी बताया एआई का जिक्र किया, टेक्नोलॉजी का जिक्र किया, तो इससे किस तरीके से ऐसे फर्जी डॉक्टरों की धरपकड़? नहीं, नहीं, बिल्कुल धरपकड़ होगी। हम अभी मैंने आपको वर्तमान बताया कि हमारा डिजिटल काम चल रहा है। उसके थ्रू हम पुराने रिकॉर्ड को नए वाले आएँगे जो ऑनलाइन अपने पूरा पोर्टल ऑनलाइन हो गया है, उस पे करते हैं तो ऑनलाइन ही मिल जाएगी, ऑनलाइन ही वेरिफिकेशन होगा उसका और ऑनलाइन ही सीधा हमारे उस पास आएगा तो हम उसको सर्च कर लेंगे भाई ये उस काउंसिल में रजिस्टर्ड है, ये ठीक है, फेक नहीं है इस चीज़ के लिए। तो ये थे राजेश जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो फर्जी डॉक्टर्स हैं पिछले कई साल से जो काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई विभाग के द्वारा होगी, और साथ ही जो ये लगातार जो पिछले कई 1 साल या 2 साल से अधिक समय से लगातार इसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके जो लाइसेंस है वो भी रद्द किए जाएंगे। जयपुर से कैमरामैन जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी। तो बिना डिग्री के डॉक्टर बन रहे हैं लोग, ऑनलाइन आवेदन में फर्जीवाड़ा हो रहा है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फर्जी अटैच कर दिए जा रहे हैं, अलग अलग राज्यों की काउंसिलिंग के फर्जी सर्टिफिकेट अटैच किए जा रहे हैं। राजस्थान मेडिकल काउंसिल में कोई जांच नहीं, बिना वेरिफिकेशन के जाली ईमेल तैयार हो रहे हैं, जाली वेरिफिकेशन के मेल अटैच हो रहे हैं। अब आरएमसी की जांच में 14 डॉक्टर फर्जी पाए गए, तो बिना डॉक्टर के, बिना डिग्री के डॉक्टर बन जा रहे हैं। सोमू आनंद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सोमू, ये बड़ा ही अजीबोगरीब मामला इसको कहा इसलिए जा सकता है क्योंकि जिस बॉडी के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है राज्य में डॉक्टर्स की जो क्वालिफिकेशंस हैं उनको भी एक फॉलोअप उन पे बनाए रखने का, एक चेक उन पे बनाए रखने का, उसी बॉडी से ये, उस संस्था से ये इस तरह की खबरें आ रही हैं कि वहाँ भी पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा हो रहा है। बिल्कुल, देखिए काफ़ी गंभीर मामला है क्योंकि डॉक्टरों की नियुक्ति और उनकी जो पूरी क्वालिफिकेशन है उससे सीधे तौर पे आम लोगों के स्वास्थ्य पे असर पड़ता है, और वे लोग ऐसे लोग हैं जिन पर लोगों का भरोसा होता है। आपात स्थिति में लोग मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पहुंचते हैं उनके पास। लेकिन जिस तरह का ये मामला सामने आया है, ये कई सारे सवाल खड़े कर रहा है, खासतौर पर राजस्थान मेडिकल काउंसिल पे, क्योंकि उनको इस बात की जांच करनी थी कि जो आवेदन उनके पास आ रहे हैं, जो दस्तावेज उनके पास आए हैं, वो कितने सही हैं। लेकिन उसकी जांच में पूरी तरह से आरएमसी विफल रही है, और इसीलिए करीब 100 के आसपास 98 ऐसे डॉक्टरों का पता चला है जिनकी डिग्री जो है वो फर्जी थी। 12वीं पास करके वे आए थे और उन्होंने एमबीबीएस की अपनी डिग्री बताई। अलग अलग स्टेट बोर्ड के मेडिकल काउंसिल से अप्रूव्ड उन्होंने डिग्रियां दिखाई जो कि पूरी तरह से फर्जी थी। लेकिन राजस्थान मेडिकल काउंसिल इस बात की जांच नहीं कर पाया कि उनके जो दस्तावेज हैं वो सही हैं या गलत हैं, और उसके आधार पर उनको नौकरी भी मिली। इनमें से कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी है राहुल जो कि अभी सरकारी सेवा में हैं, इसलिए ये सवाल जो है वो बहुत बड़ा होता है। तो कई तरह के सवाल है। राजस्थान मेडिकल काउंसिल जो है वो सिर्फ इस बात से अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती कि उन्होंने आंतरिक जांच के आदेश दिए थे, उसके बाद कुछ कार्रवाइयां की हैं। हालांकि जब ये पूरा मामला सामने आया है उसके बाद 4 जो वरिष्ठ सदस्य हैं उनकी निगरानी में एक कमेटी भी बनी है, और उस कमेटी ने अपनी प्राइमरी रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दी है। और आज ही स्वास्थ्य मंत्री का भी इस पर बयान आया। उन्होंने कहा है कि बहुत सख्ती से इस पूरे मामले की को देखा जाएगा और इस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है पूरा, जब से ये सरकार बनी है उसके बाद से अलग अलग कारणों से, और खास तौर पे अगर कहें तो बुरे कारणों से ज्यादा चर्चा में रहा है अच्छे कारणों के बजाय। आपको याद होगी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मामले में किस तरह का फर्जीवाड़ा हुआ था, और उस वक्त सरकार की बहुत बड़ी किरकिरी हुई थी। और अभी कुछ दिन पहले उनके कुछ आरोपियों को कोर्ट ने भी जमानत दी है। तो जांच पर भी सवाल उठ रहे हैं कि जिन लोगों को आपने ठीक कह रहे हैं सोमू आप, और सरकार के लिए बड़ा बहुत जरूरी कि इस विषय पर एक पुख्ता कार्रवाई की जाए ताकि इमेज में भी सुधार हो। हेल्थ डिपार्टमेंट को का जिक्र जिस तरह आपने किया कि कई बार वो भी सवालों के घेरे में रहा है, और सवाल बहुत हैं। मेडिकल काउंसिल में फर्जीवाड़ा होगा तो फिर भरोसा किस पर? डॉक्टरों की डिग्री पर फिर कौन नजर रखेगा? जिन पर निगरानी की जिम्मेदारी वही घोटाला करेंगे तो कैसे काम होगा? इन तमाम सवालों के जवाब के लिए बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। डॉक्टर शरद कुमार जी, पूर्व अध्यक्ष हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, बहुत स्वागत सर आपका। डॉक्टर चंदन कुमार सर, मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं यशोदा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के, स्वागत सर आपका भी। और आर.के. शारा साहब, उपाध्यक्ष हैं आप मानव अधिकार समिति के। सबसे पहले शुरुआत करते हैं शरद कुमार जी से। सर, आईएमए अपने आप में तो एक सबसे बड़ी बॉडी है ही भारत के अंदर मेडिकल से संबंधित, लेकिन आईएमए के अंतर्गत ही फिर माना जाए कि आरएमसी भी आता है और तमाम स्टेट की जो एसोसिएशन हैं या मेडिकल काउंसिल्स हैं वो भी आती हैं। इस तरह के मामले सर पहले भी मैं जानकारी ले रहा था कि अभी बीते कुछ महीने पहले भी कुछ लोगों का नाम सामने आया। क्या तब भी आईएमए ने भी क्या उस तरीके से संज्ञान नहीं लिया इस मामले का? आरएमसी से सवाल जवाब उन लोगों ने भी नहीं किया? नहीं, एक तो मैं आपको करेक्ट कर दूं, आईएमए के अंडर में ये नहीं आते, वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर में आते हैं।
ठीक है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एक संस्था है, एनजीओ तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। जो कि पब्लिक के स्वास्थ्य के लिए और पब्लिक के हित के लिए काम करती है। ठीक है। हमारे यहाँ जो मेंबर बनते हैं उनका डिग्री उनको प्रॉपरली हम लोग चेक करते हैं, उनका वेरिफिकेशन करते हैं मेडिकल काउंसिल से, और उसके बाद ही कोई हमारा मेंबर एलोपैथी का एमबीबीएस है उससे बड़ा, उससे ऊपर की जो उसमें स्पेशलाइजेशन है, वो मेंबर हमारा बन सकता है। ठीक है। नंबर 2, जो ये इशू आपने उठाया है, ये बड़ा ही सिंसियर और बड़ा ही सीवियर और गंभीर मुद्दा है। तो अगर इस तरह से काउंसिल के अंदर ही रजिस्ट्रेशन होने शुरू हो जाएंगे तो फिर तो भ्रष्टाचार की कोई लिमिट ही नहीं रह गई। और ये चीजें सीरियसली और गंभीरता से डील करने वाली चीजें हैं और इनकी जड़ में जाना जरूरी है। देखिए, कोई भी जब इस तरह की चीजें आप लोग निकाल के लाते हैं तो होता क्या है कि सरकारों का एक बड़ा सिंपल सा तरीका है कि एक कमेटी बना दी और करेक्टिव एक्शन करने में लग गए और मामले को दबा दिया। करेक्टिव एक्शन तो जरूरी है ही है, उसके साथ साथ ये देखना जरूरी है रूट कॉज एनालिसिस कि इसकी जड़ में क्या है, ये हुआ कैसे। जैसे आप बता रहे हैं 98 या 100 लोगों का ऐसा है कि उनके पास डिग्री नहीं है, उन्होंने एमबीबीएस ही नहीं करा और वो रजिस्टर्ड हो गए काउंसिल में, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ने तो जानबूझ के या अनजाने में तो 100 लोगों का हो नहीं सकता। तो और सारे, ये भी देखने की बात है कि सारे 100 लोग वो एक ही बैच के हैं या किस ईयर में है या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पिछले 40 साल में 50 साल में ये है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये एक गंभीर विषय है। इस तरह से अगर होगा तो फिर तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा किसी चीज पे। यही नहीं पता कि अगर आदमी ने डिग्री लगाई हुई है, डिग्री ये वेरीफाइड है या नहीं है। और इसके अंदर रीजन क्या है कि सरकारें कुछ स्टेट्स में, जैसे कि राजस्थान भी हो गया, उत्तर प्रदेश भी हो गया, जो मेडिकल काउंसिल आईएमसी एक्ट है उसके अंदर जो स्टेट मेडिकल काउंसिल है उसका एक इलेक्शन होता है और उस इलेक्शन के अंदर नॉमिनेटेड प्लस इलेक्टेड बाहर के लोग भी, आईएमए के लोग भी आते हैं। जब ये न्यूट्रल बॉडी होती है तो ये चांसेस कम होते हैं कि किसी तरह का भ्रष्टाचार हो पाए, क्योंकि न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल लोग, आईएमए के लोग भी उसमें होते हैं। पर जिन स्टेट्स में 20-20 साल से इलेक्शन नहीं हुए हैं वहां पे इन चीजों की संभावनाएं और बढ़ जाती हैं, क्योंकि वही सरकारी तंत्र के लोग ही वही लोग आ रहे हैं उसके अंदर और वही तंत्र चले जा रहा है। यूपी में भी पिछले 20 साल से ये इसके स्टेट मेडिकल काउंसिल के इलेक्शन नहीं हुए, राजस्थान में भी नहीं हुए। तो ये भी एक देखने वाली बात है आपके माध्यम से कि क्या स्टेट मेडिकल काउंसिल जो उनके एक्ट में नियम है उसके हिसाब बेहद ही महत्वपूर्ण बात है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे क्या होगा फिर डॉक्टर 3 साल में या नहीं करते हैं। नहीं, इससे फिर ये है कि एक गैंग बन गया, मतलब वहां पे ना एक गैंग बन गया। कुछ ही लोग हैं जो सब कुछ ऑपरेट कर रहे हैं, पूरा काउंसिल वही लोग ऑपरेट कर रहे हैं, उनको पता है इलेक्शंस होने नहीं, फॉलोअप लेने वाला कोई है नहीं, सवाल कोई पूछेगा नहीं, तो फिर एक तरीके से ये माइंडसेट बन जाता है और फिर उसी तरीके से फिर आगे काम होता है। डॉक्टर चंदन कुमार साहब, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जब किसी डॉक्टर को एम्प्लॉय किया जाता है तो उनके जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होती है, या प्रैक्टिस कितनी उन्होंने किया, उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनका कॉलेज कौन सा था, इन सब को लेकर के एक जो चेक किया जाता होगा उसका क्या प्रोसीजर है सर? वो भी तो मेडिकल काउंसिल का ही एक जो रजिस्ट्रेशन होता होगा या वहां से जो अप्रूवल होता होगा उसी को मान लेते हैं या फिर और भी डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं? सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको सहृदय धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाया है जिसका कि डायरेक्टली पेशेंट के लाइफ एंड डेथ से वास्ता रखता है। सीधा वास्ता है। ठीक है, फर्जी डॉक्टर सीधा वास्ता है। फर्जी डॉक्टर होगा, क्या इलाज करेगा और पेशेंट के मरने की संभावना उसमें बहुत है। हम लोग डेली देखते हैं डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया में कितने सारे लोग इन फर्जी डॉक्टरों के हाथों मारे जाते हैं। अब जहां तक आपके सवाल की बात है कि जब हमारे पास प्राइवेट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स आते हैं तो उनकी नियुक्ति के समय हम लोग क्या क्या चेक करते हैं। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जो है हमारा, वो तो हम लोग करते ही हैं। जहाँ से भी वो डॉक्टर एक्सपीरियंस लेके आता है, जहाँ पहले काम करते हैं वो लोग, उनको हम लोग बैकग्राउंड वेरीफाई करते हैं और उसके बाद अल्टीमेटली जो देखते हैं वो तो वही देखते हैं कि कौन से स्टेट का उनके पास मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है और उसको तवज्जो दी जाती है। अब अगर किसी स्टेट का मेडिकल काउंसिल ही कहीं पे फर्जीवाड़ा कर रहा हो तो ये तो पूरे मतलब हेल्थ मतलब फ्रेटर्निटी के लिए मैं बोलूंगा ये बहुत ही अजीब सी बात हो जाएगी, जिसमें कि किस पे भरोसा करें यही समझ में नहीं आएगा, क्योंकि चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म ही पूरा फेल हो गया है यहाँ पे। जो चेक करने वाले लोग हैं अगर वही उस भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएंगे तो उसका हम भरोसा किस पे करेंगे? सिर्फ हमें नहीं, मतलब दूसरे स्टेट के जैसे राजस्थान से अगर किसी ने फर्जी डॉक्यूमेंट ले लिया और वो गया तमिलनाडु में काम करने के लिए, वो तो उसको राजस्थान मेडिकल काउंसिल का ही चेक करेंगे, उसके बाद वहां पे तो उसी हिसाब से वो काम करेगा। तो क्योंकि आपसी तालमेल जो है डिफरेंट स्टेट्स के मेडिकल काउंसिल का, ये तो आज के डेट में अगर बात करें तो ऑलमोस्ट निल है कि नहीं?
ये लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं, क्या कुछ बात करते भी हैं या कुछ मेल वगैरह कुछ कर भी रहे हैं, तो उसको वेरीफाई करने की कोशिश भी कर रहे हैं। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। और इसमें डॉक्टर चंदन, इसमें एक बड़ा कमाल, मतलब क्या कहें इसको, इस बात पे कि सर्जन भी बन गए वो लोग, जो फर्जी डॉक्टर हैं वो सर्जन भी बन गए। मतलब ऐसा नहीं है कि वो केवल दवाइयां लिख करके दे रहे हैं, बाकायदा सर्जन बन गए, सर्जरी कर रहे हैं लोगों की। तो बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला। और ऐसे में मुझे लगता है कि आर के शारा साहब, ये मानव अधिकारों का उल्लंघन के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। एक इंसान का अधिकार है कि उसका स्वास्थ्य जो है, कम से कम उसके साथ तो खिलवाड़ ना करे ये व्यवस्था जो है हमारी। और इसमें ऐसा खिलवाड़ हो रहा है कि लोग सर्जरी तक कर रहे हैं। मतलब हंसी भी आती है और बड़ी हैरानी होती है और बड़ा दुख तो महसूस होता ही है कि किस तरीके से जो है एक आदमी को आपने ना उस पर डिग्री है, ना कोई क्वालिफिकेशन है, ना कुछ उसको पता है, ना प्रैक्टिस है, और जाकर के वो सर्जन बन जा रहा है, वो भी सरकारी अस्पताल में। ये मानव अधिकार के उल्लंघन में आएगा। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत बड़ा इशू ये जनता के बीच में लेकर आए हैं, पहला। दूसरा, बहुत बड़ा मानव अधिकारों का उल्लंघन है। एक आदमी बहुत उम्मीदें लेकर डॉक्टर के पास जाता है और सामने टेबल पे अगर कुर्सी पे डॉक्टर बैठा है तो वो तो डॉक्टर ही समझेगा कि बहुत बड़ा डॉक्टर है, अपनी परेशानी बताएगा, अपना इलाज कराने की कोशिश करेगा, पर पता लगे कि उसने डिग्री ली नहीं है और गलत दवाइयां दी हैं। तो ये बहुत बड़ी जांच का विषय है। ये कब से चल रहा था, किन किन लोगों ने ये डिग्रियां दी है, कौन कौन सी स्टेट से डिग्रियां आई हैं, कितने मरीज इसमें नुकसान हुआ है, कितने मरीजों का क्या क्या नुकसान हुआ होगा, कितने मरीज का देहांत हुआ होगा। बड़ा ही विकट और बहुत ही बड़ा इश्यू है और इसको समझना बहुत जरूरी है। और सरकार को चाहिए कि बहुत जल्दी, अति आवश्यक, इस पर एक्शन लेवे और जो भी ये डॉक्टर्स ऐसे हैं उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करे और उनको सजा दे और पता करे कि कितने मरीजों को इन्होंने नुकसान दिया है। ये भी तो एक जांच का विषय बन गया है। ये भी अपने आप में जांच का विषय। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं आर के शारा साहब कि दुनिया के कौन से ऐसे देश आप समझते हैं जो मानव अधिकारों में जो अव्वल जिनको रखा जा सकता है, जो मानव अधिकारों का ख्याल रखने के लिए जिनकी पूरी व्यवस्था खास ध्यान देती है? क्या उन देशों में अगर इस तरह का कोई प्रकरण सामने आएगा तो क्या ऐसा ही ट्रीटमेंट होगा जैसे कि इस वक्त हमारे यहाँ व्यवस्था कर रही है? कई देशों में जैसे यूएस वगैरह में इस तरह की कार्रवाइयां होती हैं, तो मैंने जहाँ तक कई बार इस चीजों में स्टडी की है, तो वहाँ इस तरह के फर्जी डिग्रियों के मामले बहुत निम्न स्तर पर होते हैं। पर अभी जैसे हिंदुस्तान में कुछ दिन पहले फर्जी ट्रांसपोर्टेशन का मामला आया था कि फर्जी ट्रांसपोर्ट कंपनियों से फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर चल रहे थे। यहाँ की गाड़ियां बाहर जा रही थी, बाहर की गाड़ियां जयपुर में रजिस्ट्रेशन राजस्थान में हो रही थी, दिल्ली में हो रही थी। ये तो सेम मामला हो गया कि बाहर से फर्जी डिग्री ले आए और यहाँ रजिस्ट्रेशन करा लिया और राजस्थान काउंसिल ने उसको अप्रूव कर दिया कि ये डॉक्टर है, वो लगा के और चल दिया डॉक्टर। गाँव में तो बहुत विकट समस्या है। सही कहते हैं, गाँव में कई बार झोला छाप डॉक्टर घूमते हैं, वो यही सब डॉक्टर होते हैं। तो मैंने बाहर ऐसा बहुत बड़ा इश्यू अभी तक नहीं आया, पर अभी हिंदुस्तान लेकिन झोला छाप वालों में तो फिर भी चलिए उनके क्लिनिक से और उनके वो फिर भी चलो पता पड़ जाता है, कम से कम वो उनके हाव भाव से ये तो आदमी को, सामने वाले को पता ही होता है कि ये अच्छा वाला डॉक्टर नहीं है जी, सस्ते डॉक्टर हैं ये, तो यहाँ बैठे हैं। लेकिन यहाँ तो मामला ये है कि बाकायदा सरकारी कुर्सी पर व्यक्ति जाकर के बैठा हुआ है, बाकायदा अपना प्रॉपर प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठा हुआ है, जिसे कहें कि मतलब इमारत पूरी बाहर से ऐसी बना दी है कि बिल्कुल जैसे कहीं यशोदा का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का कोई एक डुप्लीकेट खोल दे कोई, और उसके अंदर जाकर के कोई डॉक्टर चंदन कुमार अपना ही नाम रख ले और बैठ जाए बिना, और कोई चेक भी ना करे कि भाई क्या ये वही चंदन कुमार जी हैं जो एक्चुअली में मेडिकल हेड है यशोदा हॉस्पिटल में या कोई और है। तो ये ऐसी स्थिति तो बड़ी भयावह है। डॉक्टर शरद कुमार साहब, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि ये मामला जो है ना, ये अभी थोड़े दिनों पहले भी आया था और राजस्थान मेडिकल काउंसिल का ही उसमें नाम शामिल था, उसमें 6-7 लोगों के नाम सामने आए। तो जब ऐसा मामला आया तो मैंने पढ़ा कि भाई आरएमसी ने निकाल दिया कि जी ऐसा ऐसा मामला आ रहा है और इस पे जो है सभी हॉस्पिटल्स अपने अपने हिसाब से चेक कर लें। तो ये अपने अपना हिसाब तो कुछ होता नहीं है, इसके लिए कोई एक बॉडी तो चाहिए जो कि अब एक हेड करती हो, इन सब चीज़ों के ऊपर अपनी नज़र बनाए रखती हो कि अगर ऐसी घटना हुई है तो उस पर तत्काल कार्रवाई होगी। तो ये कौन सी बॉडी है इंडिया के अंदर जो इस तरह की चीज़ों पर अपना एक्शन ले सकती है? देखिए, नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी जिसको पहले एमसीआई के नाम से हम जानते थे, 2019 से चेंज करके इसका नाम एनएमसी कर दिया।
एनएमसी जो है इंडिया के अंदर रेगुलेटरी बॉडी है, रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटरी बॉडी। स्टेट मेडिकल काउंसिल जो है अपने स्टेट का रजिस्ट्रेशन करते हैं, बट अल्टीमेटली वो इन्फॉर्म करते हैं एनएमसी को, सेंटर को, और एक सेंटर रजिस्टर मेंटेन होता है। ये डेफिनेटली इनकी कमी है। देखिए, अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो उस पर आप कितने लोगों को ऊपर बिठाएंगे? जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये लोग, ये स्टेट मेडिकल काउंसिल बनाया ही इसलिए गया है कि ये लोग रजिस्टर करेंगे चेक करके। देखिए, प्राइवेट के अंदर अगर जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे अभी, हॉस्पिटल में सपोज कोई डॉक्टर ने अपने आप एप्लीकेशन लगाई कि जी मैं डॉक्टर हूं, तो उससे हम क्या मांगते हैं? हम उसकी डिग्री मांगते हैं, उसकी हम रजिस्ट्रेशन मांगते हैं। अब अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन कराया है तो नेचुरली उसने फर्जी डिग्री भी बनवाई होंगी किसी मेडिकल कॉलेज से, और वो लाके दिखा देगा। उसमें हम क्या करते हैं, जो बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं वो उन डिग्री को उस रजिस्टरिंग अथॉरिटी के पास भेजते हैं काउंसिल में कि इसे आप वेरीफाई करके भेजिए कि क्या ये आपके यहाँ पर है या नहीं है। ये प्रैक्टिस होनी चाहिए, बट मुझे लगता नहीं कि ये 10% से ज्यादा भी हॉस्पिटल में होती है। हाँ। और ये आप जानते हैं सब जगह है। प्राइवेट में कोई इतना पेन नहीं लेता क्योंकि गवर्नमेंट के भी कोई टैट नहीं है ना, टर्न अराउंड टाइम उनका डिसाइड नहीं है कितने दिन में वो जवाब देंगे। आपने वो डिग्री भेजी वेरीफाई करने के लिए, अब सालों साल तक वो वेट करते रहेंगे, वो वेरीफाई करके नहीं भेजते। तो ये बड़ा ही गंभीर, मेरे लिए तो बड़ा ही गंभीर विषय है ये। और इस पे सबसे अच्छी बात यह है कि स्टेट मेडिकल काउंसिल को सीरियसली देखना चाहिए। और ये तो बात आपको नोटिफाई हो गया कि ये 98-100 लोग हैं जो डॉक्टर नहीं है। मेन चीज ये है कि ये रजिस्टर्ड कैसे हुए वो पता लगवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल कमेटी बना के जांच कर रहे हैं, ये मामले को दबाने से कुछ नहीं होगा। भाई अगर उसने रजिस्ट्रेशन कराया तो उसने कहीं से फर्जी डिग्री, फर्जी मार्कशीट भी बनवाई होंगी किसी मेडिकल कॉलेज से। ये पूरी चेन पकड़ना बहुत जरूरी है। अदरवाइज तो ये खेल चलता रहेगा। 2 केस आपने पकड़ लिए, उसको दबा देंगे, बाकी वो खेल चलता रहेगा, वो पकड़ में नहीं आएंगे लोग। या हो सकता है मान लीजिए उस पर एक्शन हो भी जाए, मान लीजिए 1-2 पे आपने एक्शन कर भी दिया, लेकिन जब तक आप रूट जो चेन है, जो पूरा, जो जिसे कहें कि वो जो पूरा एक नेटवर्क जो चल रहा है, उसको जब तक क्रैक नहीं करेंगे तब तक फिर उस तरह से वो सुधार देखने को नहीं मिलेगा। डॉक्टर चंदन सर, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये बड़े मामले, और ये अब से नहीं है, ये कई बार हम भी सुन चुके हैं कि भाई विदेशों से जो बच्चे पढ़ करके आते हैं, और क्योंकि इंडिया में मेडिकल टेस्ट पास करना आसान तो है नहीं। जो लोग डॉक्टर्स हैं आज, उन्होंने बहुत पढ़ाई करी है, बहुत मेहनत करी है, सालों साल वो लोग, और जब एग्ज़ाम पास भी कर लेते हैं तो उसके बाद भी लंबी पढ़ाई करते हैं, लंबा सिलेबस आप लोग पढ़ करके तब आदमी डॉक्टर बनता है। क्या विदेशों में आसान है क्या बहुत जल्दी से दाखिला मिल जाना प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में, और वहाँ से फिर डिग्री ला के लोग यहाँ आ जाते हैं? ये एक कुछ ऐसा कुछ चल रहा है ना सर, चल तो रहा है कुछ ऐसा, बताइए जरा क्या कुछ है ये? विदेशों में उनका एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता है। विदेशों में अगर आपको मेडिकल की पढ़ाई करनी है और आप इंडिया से विदेश में जाके पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे आपका एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता, आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है और आप अपना मेडिकल की पढ़ाई वहाँ करनी शुरू कर देते हैं। और जैसे जैसे साल गुजरता है, जैसे जैसे आपके सेमेस्टर्स वगैरह गुजरते हैं, आप अपनी डिग्री लेके और वहाँ से वापस आ जाते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे हमें एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन होता है, जिसको कि पास करना होता है, और उसके बाद 1 साल का इंटर्नशिप करना होता है, और फिर ही आप रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। पहले MCI हुआ करता था और अभी NMC हो गया है, जैसे डॉक्टर शरद सर ने बताया। उसमें आपको अपने आप को रजिस्टर करते हैं, उसके बाद फिर आप स्टेट मेडिकल काउंसिल में जाकर रजिस्टर करते हैं, एंड देन यू गेट द लाइसेंस टू वर्क। उसके बाद ही आप काम कर सकते हैं भारतीय संविधान के हिसाब से अगर हम देखें तो। ठीक है। अभी जो सबसे बड़ी कमी यहाँ पे आ रही है, जो हम लोग बात कर रहे हैं कि सेंट्रली कोई बॉडी इसको होनी चाहिए जो कि देखने के लिए MCI के बाद जो NMC आई है, अभी भी वो बहुत हद तक इसको कंट्रोल नहीं कर पाई है। हालांकि सरकार ने एक मुहिम चलाई है, अभी जितने भी डॉक्टर्स हैं इंडिया में, हर एक को रजिस्टर करने के लिए उन्होंने आग्रह किया है कि आप अपने आप को रजिस्टर करें, ताकि पता तो चले अभी कि इंडिया में कितने डॉक्टर्स हैं अवेलेबल। नंबर 1, हर एक स्टेट में कितने डॉक्टर्स अवेलेबल हैं अवेलेबल। नंबर 2, ये सब चीजें तो अभी डेटा हमारे पास है ही नहीं, है कि नहीं। जहां तक इसकी बात आती है कि कितने फर्जी डॉक्टर्स हैं और कितने सही डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, आई थिंक हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारे CMOs, चीफ मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, उनको जगह जगह दूसरे दूसरे नाम से जाने जाते हैं। कहीं CMO बोलते हैं, कहीं सिविल सर्जन बोलते हैं, कहीं कुछ और बोलते हैं। तो क्या उनकी जिम्मेदारी फिक्स नहीं हो सकती है कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट में कम से कम देखें कि हाँ, यहाँ पे कोई फर्जी डॉक्टर तो काम नहीं कर रहा है लगा के। लेकिन फिर वही बात आती है, उसका फर्जी वाला पता कैसे चलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं। जो उसकी चेकलिस्ट बनेगी, उस चेकलिस्ट में यही सारी चीजें आएंगी, 10th 12th MBBS और स्टेट मेडिकल काउंसिल और फिर NMC। अगर सारी ही चीजें फर्जी है, पूरा सिस्टम ही इन्होंने
हाईजैक करके पूरा एक चेन बनाया हुआ है फर्जीवाड़े का, तो फिर वहां भी पता करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है कि नहीं। और इसी तरह पहले भी शायद ये बात उठी थी कि जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, उसकी एक जैसे मैं आ रहा हूँ शरद सर, आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। आर के शारा साहब आपके पास भी आ रहा हूँ। चंदन जी बात पूरी कर लें अपनी। सर, तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहता कि अगर इंडियन हेल्थ सर्विसेज हम लोग एक बनाते हैं तो बहुत हद तक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी, उनको पता रहेगा कम से कम जो पुराने हैं एक उनकी रजिस्ट्रेशन होगी, और जो नए लोग निकल के आ रहे हैं हर साल, जो नए डॉक्टर्स हमारे पास निकल के आ रहे हैं, या तो बाहर से पढ़ के आ रहे हैं या फिर हमारे पास निकल के आ रहे हैं, उन सबको रजिस्टर करना जरूरी होगा, और इसकी एक अथॉरिटीज, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी, तब जाके शायद हम बहुत हद तक उस लेवल को कंट्रोल कर पाएंगे। सर ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। डॉक्टर आप कुछ कह रहे थे? अब मैं 2 बात ऐड करूंगा जो डॉक्टर साहब ने कहा, बिल्कुल सही कहा। देखिए सीएमओ या सीएचएमओ जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है ना, वो जो चेकलिस्ट भी बनाएगा तो वो क्या चेक करेगा, वो रजिस्ट्रेशन चेक करेगा। रजिस्ट्रेशन जब फर्जी हो गया काउंसिल से, तो वो तो डॉक्यूमेंट आपके हाथ में आ गया ना, तो ये घपला जो हुआ है ये हुआ है काउंसिल से, स्टेट मेडिकल काउंसिल से। वहीं से पता चलेगा कि ये जनरेट कैसे हुआ, उसका वो किस बेस पे जनरेट हुआ, नंबर 1। नंबर 2, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर साहब ने कही जो आईएमए लगातार उठाती रही है, और हमने मिनिस्ट्री में बात भी करी थी पिछले साल भी, जब मैं व्हेन आई वाज इन द ऑफिस, तो हमने हेल्थ मिनिस्टर से भी रिक्वेस्ट करा था, इंडियन मेडिकल सर्विसेज को जैसे आईएएस होता है, आईपीएस होता है, उसी तरह से हमने कहा था मेडिकल सर्विस का भी कैडर बनाइए। जब वो कैडर बन जाएगा, कैडर बेस्ड प्रैक्टिस हो जाएगी, मेडिकल को एक कैडर दे देंगे आप, तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली एक जो है एक सेकंड चेक एंड बैलेंस लग जाएगा इसमें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितना अब हेल्थ हमारा इंपॉर्टेंट इश्यू हो चुका है, सारे और दूसरे देशों में भी मेडिकल सर्विस का कैडर एक डिफरेंट होता है, जैसे हमारे देश में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का होता है, इसी तरह से इंडियन मेडिकल सर्विस कैडर सरकार को बना देना चाहिए। कुछ प्रमुख बदलाव सरकार को आ जाएगी। बिल्कुल, कुछ प्रमुख बदलाव सरकार को इस ओर करने के लिए ध्यान देना ही पड़ेगा। और बिल्कुल मेडिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, और हमेशा से तो कहा ही गया है कि पहला सुख तो निरोगी काया है, और निरोगी काया के लिए आदमी डॉक्टर के पास जाता है। और अगर जिस तरह से डॉक्टर चंदन भी कह रहे थे, अगर पूरा सिस्टम ही अगर हाईजैक का कोई कर लेगा तो फिर बड़ी समस्या आ जाएगी। और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, फिर वो शरद जी ने दिया है कि एक सेकंड चेक के लिए आपको कैडर बेस पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा। आर के शारा साहब, मैं आपके पास आना चाह रहा था, समय लेकिन कम है, और समय आप इतना ही आज के लिए, बहुत माफ़ी चाहूँगा आपसे, लेकिन बाकी आप तमाम तीनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े इस बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर। सवाल बहुत हैं इस विषय को लेकर के, उन्हीं के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।